हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। पहले बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और एएसएल के साथ आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो सभी पहले बच्चों का आज की इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। एक बार जल्दी से बता दो, ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है क्या? सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सा सेशन। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है बच्चों? ओके, राइट। तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से हाइगन के सिद्धांत से हम लोग परावर्तन को समझ सकते हैं। अब आज हम लोग हाइगन के सिद्धांत से अपवर्तन को समझने का काम शुरू करेंगे। तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे मेंशन कर देंगे हैशटैग जिद कर, अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे। और अपने स्टेटस पे देखो, शेयर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और यूट्यूब से शेयर कर सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, आप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, आप अपने वीडियो का स्टेटस भी लगा सकते हैं ना। इस तरीके से आप शेयर कर सकते हैं। आज हम हाइगन के सिद्धांत से अ, अपवर्तन की व्याख्या को सीखेंगे कि किस प्रकार से अपन हाइगन के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। तो हेडिंग लगाएं, हाइगन के सिद्धांत से परफेक्ट है सब, गुड। हाइगन के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। हाँ जी बच्चों, एक सेकंड। सर, चल कुंडली धारामापी क्या होता है? अरे प्रभु, चल कुंडली धारामापी जो है, चल कुंडली धारामापी तो काफी समय पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। काफी टाइम पहले हो चुका है, उसको अभी कैसे याद आई आपको एकदम से? अपन इसकी इमेज ले लेते हैं, एक सेकंड। चल कुंडली धारामापी की अभी याद कैसे आई तुम्हें? हम्म? कल की क्लास का रिवीजन ठीक है, अभी करेंगे। पहले आज का टॉपिक पढ़ लें फिर करते हैं। ओके, चलिए। आज का टॉपिक अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो कल की क्लास का ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा आपके लिए। इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं। थोड़ा इस टाइप का चैप्टर है ये। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं अपवर्तन की व्याख्या, है ना। तो हम लोगों ने ये मान लिया कि यहां से माध्यम परिवर्तित हो रहा है। इस लाइन के ऊपर बेटा अलग माध्यम है और इस लाइन के नीचे अलग माध्यम है। तो इस लाइन के ऊपर अपन बोल देते हैं कि एक अलग माध्यम है
तो इस लाइन के ऊपर जो माध्यम है वो है माध्यम नंबर 1, और इस लाइन के नीचे जो माध्यम है वो है माध्यम नंबर 2। अब आप एक बात को समझने की कोशिश करना कि जो माध्यम होता है ना, अगर आप माध्यम को परिवर्तित करते हैं तो माध्यम को परिवर्तित करने पर कौन सी चीज बदल जाती है? माध्यम को परिवर्तित करने पर प्रकाश की चाल जो है वो बेटा बदल जाती है। प्रकाश की चाल माध्यम को परिवर्तित करने पर चेंज हो जाती है। प्रकाश की जो चाल होती है वो माध्यम को परिवर्तित करने पर क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जैसे प्रकाश सभी माध्यम में जा सकता है, बिना माध्यम के भी चल सकता है, और प्रकाश की चाल हर एक माध्यम में अलग अलग होती है, हमने फंडामेंटल में पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर प्रकाश की चाल अलग होगी। मान लेते हैं माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 है, यहां माध्यम 2 में प्रकाश की चाल अलग होगी। मान लेते हैं माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 है, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक तरंगाग्र को लेकर के आ रहे हैं और इस प्रकार से आपतित करा रहे हैं। ये एक तरंगाग्र लेकर के अपन आए, ए और बी, ये हमारा आपतित तरंगाग्र है। अब थोड़ा समझना, यहां से यहां से अब जो प्रकाश किरण आगे जाएगी, पहली बात तो उस प्रकाश किरण को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि प्रकाश के लिए हमेशा एक बात का ध्यान रखें, प्रकाश का रास्ता भी बदलता है जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। स्पीड भी चेंज होती है, रास्ता भी बदलता है, और स्पीड चेंज होने के कारण ही रास्ता बदलता है वैसे तो। ठीक है, तो रास्ता चेंज होगा। चाप कितने का बनेगा? इमेजिन करो दिमाग में, चाप कितने का बनेगा? अंदर जो स्पीड है माध्यम 2 में, मान लेते हैं स्पीड v2 है, तो चाप कितना बनेगा? v2 इंटू टी। चाप क्या होता है? चाप किसका बनाते हैं? दूरी का बनाते हैं ना। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर कितना होता है? चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है? दूसरे वाले माध्यम में चाल v2 है ना। दूसरे वाले माध्यम में चाल v2 है, समय लग रहा है t, तो कितना अंदर जाएगा? इतना अंदर जाएगा। उस वक्त मान लेते हैं, उस वक्त मान लेते हैं कि ये जो अंदर आया है ये यहां तक पहुंच गया, ये पॉइंट यहां तक पहुंच गया v1 इंटू टी से, राइट। ये कहां तक पहुंच गया? v1 इंटू टी से। तो नया वाला तरंगाग्र कौन सा होगा? अब नया वाला तरंगाग्र होगा ये वाला, ये होगा नया वाला तरंगाग्र, राइट। ये होगा आपका, यार ऐसा बनाता हूं, ये होगा आपका नया वाला तरंगाग्र। इसको बोलेंगे अपवर्तित तरंगाग्र, ऐसे। ये होगा अपवर्तित तरंगाग्र। तो आपतित तरंगाग्र का जो कोण है वो आई है, अपवर्तित का जो कोण है वो आर है, और ये आर तो ये एंगल भी आर, इस तरीके से। तो ये आपको डायग्राम उम्मीद करता हूं समझ में आ गया क्या? हाथ ऊपर करो कि अब आपको डायग्राम समझ में आ गया है क्या? डायग्राम क्लियर हो गया अब तो? आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र, डायग्राम वगैरह क्लियर हो गया? डायग्राम क्लियर हो गया। डायग्राम में सर आप सीटी लेते हो, यहाँ बीटी क्यों? सी होता है प्रकाश की चाल वायु के अंदर, निर्वात के अंदर। यहाँ माध्यम अलग अलग है ना, यहाँ पे माध्यम 1 अलग है, माध्यम 2 अलग है, इस रीजन से यहाँ पे वैल्यू अलग अलग चल रही है। ओके बेटा, रेज योर हैंड्स। क्लियर हो गया डायग्राम? अब अपन डायरेक्ट पॉइंट पे आ सकते हैं क्या? अब हम डायरेक्ट पॉइंट पर आ सकते हैं। हम्म, हाँ सर, बिल्कुल। गुड गुड गुड। ठीक है, सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, बढ़िया बढ़िया। फोकस ऑन द बेसिक्स। वापस समझते हैं। चलो अब मैं एक बार इसको अपने लेजर पेन से समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपका, ध्यान से देखना बेटा, ये आपका आपतित तरंगाग्र था। हाँ सर, ये आपतित तरंगाग्र था, बिल्कुल सही। अब इस पॉइंट से
प्रकाश दूसरे माध्यम में जा रहा है तो उसकी चाल है v2, समय लगा t, तो दूरी कितनी होगी v2 इंटू टी। यहां पहुंच गया प्रकाश आपका, राइट। इधर जो प्रकाश चल रहा है ये तो ऊपर वाले माध्यम में चल रहा है, तो ये v1 t से यहां तक पहुंचा। अब इस प्रकाश ये यहां तक पहुंचा, ये यहां तक पहुंचा। अब अगर अपन कंबाइन करें तो ये बनेगा हमारा अपवर्तित तरंगाग्र। तो ये हो गया आपका अपवर्तित तरंगाग्र। एंगल देखें, एंगल आई, मैंने आपको बताया था इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल जो एंगल बनाता है, नॉर्मल वर्टिकल से वो एंगल बनाता है। ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये एंगल आर है, तो ये एंगल भी क्या होगा आर। सेम लॉजिक, इंक्लाइंड इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है, वर्टिकल इसके नॉर्मल से वही एंगल बनाता है। तो परेशान नहीं होना है, अगर एंगल समझ में नहीं भी आ रहा है तो ये थोड़ा सा बेसिक एंगल वाली चीजें हैं, तो इसको लेके उतना परेशान नहीं होना है। आपको मोटे मोटे तौर पे तरंगाग्र की स्थिति को समझने की कोशिश करनी है बस, है ना। आपको तरंगाग्र की स्थिति को समझने की कोशिश करनी है बस, इससे ज्यादा लोड आपको लेना नहीं है, यकीन मानो। 90 डिग्री पहचान सकते हो कहाँ कहाँ पर है, उसकी जरूरत पड़ेगी अभी। एक 90 डिग्री ये है और एक 90 डिग्री ये है, राइट। दो 90 डिग्री है, एक 90 डिग्री ये है और एक 90 डिग्री ये है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा गेम खेलते हैं। ट्राइंगल ए बी सी में ध्यान से देखना। ट्राइंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है ना। ट्राइंगल एबीसी जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज पे पूरा फोकस करो। अगर आप समकोण त्रिभुज पे इस समकोण त्रिभुज पे फोकस करें, इस ट्राइंगल पे फोकस करें, तो साइन आई क्या होता है? साइन आई होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन है? बीसी। और कर्ण कौन है? कर्ण है एसी। तो साइन आई होगा, साइन आई होगा बीसी अपॉन में एसी, ऐसे, है ना। साइन आई क्या होगा? साइन आई होगा बीसी अपॉन में एसी। तो क्या आपको ट्राइंगल ए बी सी में समझ आ गया? आराम से देखो, फिर से देखो, वापस देखो। ट्राइंगल ए बी सी समझ आया। साइन आई बराबर बी सी अपॉन में ए सी, साइन आई बराबर बी सी अपॉन में ए सी। वेरी गुड। अब देखते हैं दूसरा ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल कौन सा? ये वाला, ए सी ई। इस ट्राइंगल में देखते हैं ए सी ई। तो ट्राइंगल ए सी ई में तो ट्राइंगल ए सी ई में देखें तो साइन आई, साइन आर को आप कैसे लिखोगे? ये हो गया, लंब होगा ए ई और आधार होगा, कर्ण होगा ए सी। कमॉन, ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ट्राइंगल को ध्यान से देखो। लंब ए ई, कर्ण ए सी, लंब ए ई, कर्ण ए सी। तो ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। डन है? बिल्कुल डन है सर। चलो अब इक्वेशन वन, इक्वेशन टू का नाम दे दो इनको। सेट इक्वेशन नंबर वन, सेट इक्वेशन नंबर टू। अब समीकरण एक व दो से एक काम करो, साइन आई अपॉन साइन आर। या आप पता अपन कर क्या रहे हैं? वैसे अपन बेसिकली इक्वेशन वन डिवाइड बाय इक्वेशन टू कर रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं? हम इक्वेशन वन डिवाइड बाय इक्वेशन टू कर रहे हैं। ओके, हम इक्वेशन वन डिवाइड बाय इक्वेशन टू कर रहे हैं। साइन आई अपॉन साइन आर इसके इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी डिवाइड बाय ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी के। तो यहां से साइन आई अपॉन साइन आर आ जाएगा बी सी अपॉन में ए ई। चलो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत?
एक-एक टॉपिक को बड़े कूल अंदाज में समझते हुए चलो। आज शनिवार है, वीकेंड है, कल आपको टाइम मिलेगा रिवीजन वगैरह करने का। इसकी लैंग्वेज लिखवा देंगे। व्याख्या में थ्योरी बहुत कम लिखनी होती है, फिर भी मैं थ्योरी लिखवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आप पहले समझो, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है? बढ़ें आगे? चलो, ठीक है। अब ये बताओ बीसी किसके बराबर है? सोचो। बीसी किसके बराबर है? बी से लेके सी तक बीसी किसके बराबर है? सर बीसी तो V1 इंटू टी के बराबर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो प्रकाश आ रहा है, वो V1 इंटू टी इससे आ रहा है। तो बीसी किसके बराबर है? V1 इंटू टी के। और एई किसके बराबर है? एई बराबर है V2 इंटू टी के, राइट? तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि बीसी बराबर है, चूँकि बीसी बराबर है V1 इंटू टी और एई बराबर है V2 इंटू टी, है ना? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हो गया साइन आई अपॉन साइन आर बराबर V1 टी अपॉन V2 टी, टी से टी कट जाएगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर हो गया V1 अपॉन V2। थोड़ा अपनी बुद्धि चला सकते हो? मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी अपवर्तन में कि N21 होता है V1 अपॉन V2 या N2 अपॉन N1, राइट? तो इस V1 अपॉन V2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? N21 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। कुछ याद आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर N21, इसको क्या बोलते हैं? सर वीटी की दूरी अलग-अलग क्यों है? क्योंकि अलग-अलग माध्यम है। अलग-अलग माध्यम में स्पीड अलग-अलग होती है। तो इस माध्यम में जो स्पीड है, माध्यम 1 में स्पीड अलग है, माध्यम 2 में स्पीड अलग-अलग है, इसीलिए। यहाँ जो माध्यम है, यहाँ स्पीड अलग है, यहाँ स्पीड है V2, यहाँ स्पीड है V1। ये बात पहले ही कर चुके हैं अपन कि माध्यम परिवर्तित होने पर स्पीड बदल जाती है। बेटा कहाँ ध्यान है? आपने अपवर्तन को ठीक से नहीं पढ़ा क्या? ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। रे ऑप्टिक्स याद है आपको? रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी। रे ऑप्टिक्स के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब माध्यम परिवर्तित होता है, तो माध्यम के परिवर्तित होने के साथ-साथ वेग भी बदल जाता है। माध्यम के परिवर्तित होने के साथ-साथ वेग भी बदल जाता है। तो इसका मतलब हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ से कौन-सा नियम निकल कर के आया? ये निकल कर के आया स्नेल का नियम। यह स्नेल का नियम है। यह स्नेल का नियम है। अर्थात अर्थात हाइगन के सिद्धांत से अर्थात हाइगन के सिद्धांत से अर्थात हाइगन के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या होती है। अर्थात हाइगन के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या अर्थात हाइगन के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या होती है। अर्थात हाइगन के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या होती है। हाइगन के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या होती। तो ये बात एकदम कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को हो तो बताओ? नहीं है तो आगे बढ़ें। डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शानदार। चलो, चलो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज स्टार्ट मिल सकते हैं। हम माध्यम 1 से माध्यम 2 के लिए चित्रानुसार एक आपतित तरंगाग्र चित्रानुसार एक आपतित तरंगाग्र AB पर विचार करते हैं।
एक आपतित तरंगाग्र, एक आपतित तरंगाग्र AB पर विचार करते हैं। एक आपतित तरंगाग्र AB पर विचार करते हैं। तो ये जो आपतित तरंगाग्र है, ये जो AB आपतित हो रहा है, ये आपतित ही हो रहा है बेटा। तो ये जो AB आपतित हो रहा है, हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। ठीक है, बस इसके बाद में ये जो लिख रखा है ऐसे करना है आपको। सेम डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही चीजें कंप्लीट। राइट है, चलो अब एक काम करते हैं। अब अपन अब अपन एक सवाल करते हैं इसके ऊपर, है ना। अब अपन इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। अब अपन इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 5000 एंगस्ट्रॉम, TRQ है ना, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कॉपी में भी नोट कर लो, साथ साथ समझ भी लेना, लिख भी लेना। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक समतल परावर्तक सतह पर आपतित होता है। एक समतल परावर्तक सतह पर आपतित होता है। समतल परावर्तक सतह पर, समतल परावर्तक सतह पर आपतित होता है। आपतित होता है। परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एवं आवर्ती क्या है? परावर्तित प्रकाश की, परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एवं आवर्ती क्या है? तरंगदैर्घ्य एवं आवर्ती क्या है? आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एवं आवर्ती क्या है? आराम से पढ़ना, आराम से करना बेटा सवाल। ठीक है, आराम से पढ़ना, आराम से करना, हो जाएगा। आपतन कोण के किस मान के लिए आपतन कोण के किस मान के लिए आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत होगी? परावर्तित किरण आपतित किरण के, आपतित किरण की लंबवत होगी। स्टार्ट करो इसको ट्राई। अगर हाइगन के सिद्धांत से स्नेल का नियम प्रूव करने के लिए बोलते हैं, बिल्कुल सर आपकी डेरिवेशन करके आएंगे। चलिए करिए इसको, करो फटाफट।
हाँ बेटा, पढ़ लिया, कर लिया ट्राई? चलो नहीं हो रहा, अरे यार कोई बात नहीं। देखो, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक समतल परावर्तक सतह पर आपतित होता है। परावर्तित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति क्या है? बात को बड़े प्यार से समझना। जब परावर्तन होता है, जैसे प्रकाश तरंग आई, टकरा करके वापस गई, तो एक बात का ध्यान रखना, तरंग दैर्घ्य नहीं बदलती। तो जब प्रकाश का परावर्तन होता है, जब प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इस बात को ध्यान रखें कि प्रकाश के परावर्तन में, आराम से बेटा कोई बात नहीं, सवाल को पढ़ लो बस। प्रकाश के परावर्तन में तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है। ये बात दिमाग में रखिए कि प्रकाश के परावर्तन में कभी भी तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है। प्रकाश के परावर्तन में तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है। प्रकाश के परावर्तन में तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है। प्रकाश के परावर्तन में तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती। अब आपसे आवर्ती पूछा, तो मतलब तरंगदैर्घ्य जो है वो 5000 एंगस्ट्रॉम ही रहेगी, अर्थात परावर्तन के पश्चात भी तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम ही रहेगी। ठीक है, तो परावर्तन के बाद तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है, तो परावर्तन के पश्चात भी जो तरंगदैर्घ्य है वो आपकी 5000 एंगस्ट्रॉम ही रहने वाली। हैशटैग मक्खन यहां तक समझ में आ गया? आगे की बात सुनो। अब चाल या वेग, चाल बोलो या वेग कह लो, वेग बराबर होता है आवर्ती इंटू तरंगदैर्घ्य। ये फॉर्मूला होता है। प्रकाश की चाल आपको पता ही निर्वात में कितनी होती है, सी। तो सी बराबर आवर्ती म्यू इंटू तरंगदैर्घ्य लैम्बडा। तो लैम्बडा बराबर क्या हुआ, सी अपॉन में म्यू। तो फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, लैम्बडा बराबर सी अपॉन में म्यू। क्या ये फॉर्मूला आपने क्लास 11वीं में पढ़ा था? अब सर एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर में तरंग के बारे में पढ़ाया जाता है, तब इस फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस कराते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम के चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, याद है? चलो, तो अगर लैम्बडा हमें दे रखा है फिर तो इस हिसाब से, तो लैम्बडा सॉरी आवर्ती के लिए निकालना है ना, लैम्बडा तो हमें वही का वही आवर्ती चाहिए, तो यहाँ से आवर्ती म्यू, या आवर्ती होती म्यू है ना, तो आवर्ती म्यू बराबर क्या आ रहा है, सी अपॉन में लैम्बडा। अब देखें सी का मान कितना है। प्रकाश की चाल निर्वात में फिक्स होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल निर्वात में फिक्स होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में फिक्स होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्बडा पे आते हैं। लैम्बडा कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम। क्या आप सभी विद्यार्थियों को पता है छोटी सी बात कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। तो यहां से ये आ जाएगा 5000 इंटू 10⁻−10 मीटर। तो बस इस प्रकार से अपन यहाँ से आवर्ती जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको आराम से हंसते हंसते भी कैलकुलेट कर सकते हैं। करवा दूं पूरा कैलकुलेशन? चलो पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके देखो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 30 इंटू 10⁸ चलेगा? 10⁸ को 10⁸ लिख दिया, एक जीरो यहाँ लगा दिया। इसको लिख दिया 5 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻−10। चलो आगे सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करेंगे बेटा, पूरा सॉल्व करते हैं चलो। तो म्यू बराबर 30 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻3 माइनस 10। तो ये हो गया 30 इंटू 10⁻7, नीचे हो गया 5 इंटू 10⁻−7। 10⁻−7 ऊपर जाकर के हो जाएगा +7। तो ये हो गया 30/5 इंटू 10⁻7 + 7, और ये होता है 5 छंग 30। तो ये हो गया 6 इंटू 10⁻14।
सेकंड इनवर्स, क्योंकि मीटर पर सेकंड नीचे था, मीटर, मीटर से मीटर कट गया, 1/सेकंड, तो ये आ गया सेकंड इनवर्स। कुछ नहीं था, वास्तव में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में केवल एक ही चीज थी कि आपको दो बातें पता हो। पहली बात कि तरंग दैर्घ्य नहीं बदलती है। जब प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन में तरंग दैर्घ्य नहीं बदलती है। परावर्तन में तरंग दैर्घ्य नहीं बदलती है, मतलब परावर्तन के पश्चात भी तरंग दैर्घ्य कितनी बनी रहेगी? 5000 एंगस्ट्रॉम थी पहले भी, 5000 एंगस्ट्रॉम रहेगी अब भी। तरंग दैर्घ्य नहीं बदलती, नहीं बदलती, नहीं बदलती, नहीं बदलती। पक्का? एक बात समझ आई। दूसरी बात, ये सूत्र याद रखो, ये तरंग के, प्रकाश तरंग के लिए सही है, तरंग का सूत्र है ये। वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो तरंग के बारे में आपको सूत्र पता होना चाहिए कि वेव बराबर आवर्ती इंटू तरंग दैर्घ्य। और अगर आपको कंफ्यूजन है आवर्ती क्या होता है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में जाकर के एक बार देख लेना, तरंग के बारे में काफी सारी चीजें वहां पे बता रखी हैं। ओके, चलिए ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। ये पार्ट 1 किया है आपने ना, अब पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 है, आपतन कोण के किस मान के लिए, पार्ट 2 है, आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत होगी? आपतन कोण के किस मान के लिए, आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत होगी? मतलब ऐसा है सीन कि जो आपतित किरण आ रही है, वो आपतित किरण परावर्तित किरण के साथ 90 डिग्री पर है, ऐसे। आप दिमाग लगाओगे तो कुछ समझ जाओगे कि बीच में अभिलंब होगा, और एंगल आई को एंगल आर के बराबर होना ही है। ये आई है और ये आर है। अब आई प्लस आर 90 डिग्री है, पहली बात तो सवाल ने दे रखा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री, एक दूसरे के अभिलंब है। तो प्रश्न से हमें यह बात समझ में आती है कि एंगल आई प्लस एंगल आर हमें 180 डिग्री, क्रिटिकल एंगल नहीं है, ये परावर्तन है, बेवकूफ, पागल वागल हो गए हो क्या? तुम अगर ऑफलाइन सेंटर में मेरे से मिल लो ना कभी, और ऐसे जवाब दो, सही बता रहा हूं, टेबल से उठा करके ना, गुस्सा मत दिलाया करो बेटा। परावर्तन पढ़ रहे हैं, परावर्तन का सवाल है, परावर्तन पढ़ रहे हैं, परावर्तन का सवाल है, गधे कहेंगे। चलो, अब प्रश्न से ये दे रखा है कि दोनों एक दूसरे के लंबवत है, मतलब 90 डिग्री है। दूसरी बात, हम जानते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर होता है परावर्तन के नियम से। तो आई प्लस आर की जगह भी आई लिख सकते हैं, तो ये आई प्लस आई बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। आप आई की जगह आर लिख दो, आर की जगह आई लिख दो, तो 2 आई बराबर कितना हो गया, 90, तो आई कितना हो गया, 45 डिग्री। हालांकि कॉमन सेंस से भी तुम ये बात बता सकते थे, कॉमन सेंस से भी आप ये बात बता सकते थे, कॉमन सेंस से भी आप ये बात बोल सकते थे कि अगर आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में 90 डिग्री है, मतलब आने वाली किरण 45 पे आई है, 45 पे गई है, तभी एंगल 90 हुआ है। हम कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, बट एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी तो सीखना पड़ेगा। तो एग्जाम में ऐसे करके आना है ना? तो एग्जाम में जो करने का तरीका है वो कुछ ऐसा है, एग्जाम में करने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है। डन। चलो अब एक सवाल और करें, करोगे अगला सवाल? चलो एक सवाल और करो फिर। ERQ2 सवाल है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है,
कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? सवाल खुद कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल ले लो 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। बेटा एक बार वापस देख लेना, जिसको सॉल्यूशन नहीं समझ में आया है, बैग जाके शांति से वापस देख लेना, थोड़ा रिवीजन करके देख लेना, आ जाएगा। तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? सेकंड सवाल है, क्या कांच में प्रकाश की चाल क्या कांच में प्रकाश की चाल क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है? प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। यदि हां तो लाल और बैंगनी में से कौन सा रंग, यदि हां तो लाल और बैंगनी में से यदि हां तो लाल और बैंगनी में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है? में से कौन सा रंग, कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है? कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में, कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है? चलो भाई करो सवाल, पढ़ो और करो प्यार से।
पढ़ लिया? हुआ? देखो बेटा, सबसे पहले इस बात को समझो, क्या आपको मैंने लास्ट चैप्टर में मतलब किरण प्रकाशिकी में एक फ़ॉर्मूला पढ़ाया था? एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला। क्या था वो फ़ॉर्मूला? निरपेक्ष अपवर्तनांक का फ़ॉर्मूला था वो। कि निरपेक्ष अपवर्तनांक, किसी का भी निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको किसी माध्यम में निकालना है, तो वो होता है उस प्रकाश की निर्वात में चाल डिवाइड बाय प्रकाश की माध्यम में चाल। याद है? ठीक है? ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको 1.5 दे रखा है। प्रकाश की निर्वात में चाल होती है 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। माध्यम में चाल अपन को निकालनी है, Vm का मान अपन को निकालना है, तो Vm बराबर कितना हुआ? 3 इंटू 10 की घात 8 डिवाइड बाय 1.5। अब आप एक जीरो इधर ले आओ, तो ये ऐसा हो जाएगा, तो जरूरत ही नहीं है ना, इसको इधर भेज दो तो यहाँ जीरो आ जाएगा, तो ये आ गया 2 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। सही है? ये तो हो गया सबसे। भैया हेलो, ये सवाल तो हुआ सबसे कि नहीं हुआ? हो गया सर। सेकंड, अब आप देखो, जिसके लिए एनएम का मान ज्यादा होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान ज्यादा होगा, उसके लिए चाल कम होगी। तो यदि हाँ, ये कह रहा है कि क्या प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है, तो पार्ट 2 का आंसर है हाँ, रंग पर निर्भर करती है। हाँ, रंग पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है, सत्य है, अखंड सत्य है कि हाँ, रंग पर निर्भर करती है। यस, इट डिपेंड्स ऑन कलर। अब आप देखें, और ऐसे डिपेंड करती है, जिसका अपवर्तनांक जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका वेग ज्यादा होगा। आपको पता है वॉयलेट का अपवर्तनांक रेड से ज्यादा होता है, तो वॉयलेट में प्रकाश की चाल रेड से कम होगी। बस, मतलब लाल रंग तेज स्पीड से जाएगा, इसलिए जो सिग्नल बनते हैं, हैजार्ड सिग्नल, वो लाल रंग के बनते हैं, क्योंकि वो ज्यादा दूरी तक जा सकते हैं। वॉयलेट स्लो चलेगा, रेड फास्ट चलेगा, इसलिए सिग्नल जो है, जो रेड सिग्नल बनता है, वो दूर तक जाए, इसीलिए उसको अपन रेड बनाते हैं। जो डेंजरस सिग्नल होता है वो रेड का बनता है। बस। कैसा लगा बच्चों टीआरक्यू करके? दो अच्छे अच्छे सवाल इस टॉपिक से संबंधित मोटे मोटे तौर पे आपको दिए गए, और अब आप हाइगन का सिद्धांत वगैरह पूरा पढ़ चुके हो, तो अगली क्लास में आपको मजा आने वाला है, क्योंकि अगली क्लास से आप सभी बच्चे मेरे साथ मिलकर के व्यतिकरण नाम का टॉपिक जो है उसको पढ़ने वाले हो। व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस नाम का टॉपिक जो है वो आप मेरे साथ मिलकर के पढ़ने वाले हो। ठीक है? आज उत्तम का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे उत्तम। ऐसे ही जीवन में आगे आते रहो, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। बर्थडे के दिन भी क्लास अटेंड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू बेटा। चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं, और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, चमचमाती हुई एकदम नई क्लास में। आज कमेंट जरूर करना कि टीआरक्यू आपको कैसे लगे। अगर आपको पसंद आएगा तो फिर मैं हर सेशन में ऐसे ही क्लास में टॉपिक के बाद एक दो क्वेश्चन जो है ऐड कर लिया करूंगा, ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि किस प्रकार का है। और टीआरक्यू सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ होगा, घबराने की बात नहीं है। जय हिंद। कमेंट का इंतजार रहेगा सबका। ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर। घोर रूप
पञ्चेन्द्रियतारकम् शिववर्णं घोररूपं पञ्चेन्द्रियतारकम् नागनागं 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 नागनागं